चांदी की पायल को उलट पलट कर देखने के बाद प्रियंका की माँ अपनी समधन से मुंह बनाती हुई कहती है, यह क्या समधन जी चांदी की पायल लेकर आए हैं। समधी जी सरकारी नौकरी करते हैं, मुझे तो लगा था अपनी पोती के लिए कम से कम सोने की कंगन जरूर लेकर आएंगी, लेकिन ये क्या आप तो चांदी की पायल लेकर आ गई। प्रियंका की माँ बबीता की इतना बोलते ही सभी लोग शारदा जी की तरफ देखने लगते हैं और शारदा जी के हाथ में अपनी पोती के लिए जो पायल है सभी लोग अपने अपने हाथों में लेकर देखने लगते हैं। सभी लोग बातें बनाने लगते हैं, देखो कितनी पतली पायल लेकर आए हैं शारदा जी। उन्हें ये भी नहीं लगा कि अपनी पोती के पहले जन्मदिन पर आ रही है तो कम से कम कुछ ढंग का ही लेकर चले। सोने से नीचे तो कुछ लेकर ही नहीं आना था, पर चांदी की पायल लेकर आ गई है। सभी लोगों की बातें सुनने के बाद प्रियंका का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दरअसल 1 महीने पहले शारदा जी के पास उनके बेटे बहू का फोन आया था और उन्होंने शारदा जी से बहुत आग्रह किया था कि माँ हम अपनी बेटी समायरा का पहला जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, सभी रिश्तेदारों को बुलाया है, आप लोगों को भी आना है। अपने बेटे बहू के इधर जाने की बात से ही शारदा जी का मन खट्टा हो जाता है, क्योंकि पिछली बार की उनकी यादें कुछ अच्छी नहीं थी, इसीलिए वह अपने बेटे से यह कहते हुए मना करने की कोशिश करती है कि बेटा तुम्हें तो पता है तुम्हारे पिताजी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती है, गांव से दिल्ली तक का सफर तय करेंगे तो बीमार ना पड़ जाए यही डर लगता है। कुछ दिन पहले ही उनको हाथ में चोट लग गई थी, बुढ़ापे के शरीर में चोट ठीक होने में भी बहुत समय लगता है, अभी तक ठीक नहीं हुई है। यह क्या माँ मैं आपको इधर आने के लिए कह रहा हूँ और आप अपना राग अलापने बैठ गई, आपका उधर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हमने तुम्हारी यह राम कथा सुनने के लिए फोन नहीं किया है, शुभ शुभ काम के लिए बुलाया है, तो शुभ शुभ बातें ही किया करो, ये फालतू की बातें हमें फोन पर मत सुनाया करो। विवेक की बातें सुन शारदा जी कुछ समय के लिए चुप हो जाती हैं। विवेक कहता है क्या हुआ, अब चुप क्या हो गई हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो। शारदा जी कहती हैं, बेटा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी आएंगे तुम उनसे बात कर लेना। अपनी माँ की बात सुनकर विवेक फोन रख देता है। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर शारदा जी गुमसुम थी, आंगन में पड़ी हुई चारपाई पर बैठ गई। थोड़ी देर में उनके पतिदेव जो कि बाहर वाले आंगन में गाय का दूध दूहने के लिए गए थे, बाल्टी में दूध को लेकर आए और अपनी पत्नी से कहा, ये दूध की बाल्टी पकड़ो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तब तक तुम चाय बना लो। लेकिन अपने बेटे की बातों में खोई हुई शारदा जी पति की बात को नहीं सुन पाती, आंगन में ही चुपचाप बैठी हैं। हाथ मुंह धुलने के बाद द्वारका जी की नजर फिर से अपनी पत्नी पर पड़ती है तो वह अपनी पत्नी के पास जाते हैं और हाथ छिछोड़ते हुए कहते हैं, अरे शारदा अभी तक इधर ही बैठी हो, दूध गर्म नहीं किया और मैंने तुमसे चाय बनाने के लिए कहा था, चाय बना लो, ऐसी क्या सोच में डूबी हो जो मेरी बात ही न सुन पाए। शारदा जी अपने पति से कुछ नहीं कहती, चुपचाप से दूध की बाल्टी लेकर रसोई में गई, छन्नी से छानकर भागोन में दूध को डाला और दूध गर्म होने के लिए रख दिया। एक तरफ उन्होंने चाय बनाई, चाय बनाकर 2 कप चाय आंगन में ही लेकर आए। आंगन में एक लकड़ी की टेबल पड़ी है, उस पर चाय की ट्रे को रखकर दोनों लोग चाय पीने लगते हैं। शारदा जी अपने पति से कहती हैं, बेटा बहू अपने पास बुला रहे हैं, कह रहे हैं समायरा का जन्मदिन है, पहला जन्मदिन है, आप दोनों को आना है। द्वारका जी अपने बेटे बहू के घर जाने के नाम से ही चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, मुझे उधर नहीं जाना, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं अपने गांव में ही अच्छा हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ, अपने हिसाब से कहीं आता जाता हूँ, ना खाने पीने की कमी है ना कहीं आने जाने की, बहू बेटे के साथ बंधनों में हो जाता हूँ, 4 दिन काटना भी मुश्किल होता है। अपने पति की बात को काटती हुई शारदा जी कहते हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो बेटा बहू को बुरा लग जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ हमें ही नहीं सभी रिश्तेदारों को बुलाया है, हमारी तरफ से भी सभी लोग जाएंगे और तरह तरह की बातें बनाएंगे कि समायरा के दादा दादी क्यों नहीं आए हैं, इसीलिए हमें जाना ही पड़ेगा, 4 लोगों के ताने ना सुनने पड़े। इसीलिए शारदा जी और द्वारका जी अपने बेटे बहू के पास दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। शारदा जी अपने पति से कहती हैं, बहू पिछली बार घर आई थी, मैंने अपनी पोती के लिए बहुत सुंदर गुलाबी रंग की फ्रॉक खरीदी थी, लेकिन बहू को पसंद नहीं आई, इसीलिए अब मैं उसके लिए कपड़े नहीं खरीदूंगी, मेरे पसंद के कपड़े उसे पसंद नहीं आते, मैं अपनी पोती के लिए चांदी की पायल खरीदूंगी, मेरी छोटी सी पोती जब पायल पहनकर छन छन करके चलेगी
तो बहुत अच्छी लगेगी। मेरी बेटी नहीं थी, एक बेटा ही था। आज पोती के रूप में मुझे बेटी मिल गई है। उसी को ही घर आंगन में खेलते हुए देखूंगी तो मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। अपनी पोती और 4 लोग कुछ ना कहें, इसीलिए दोनों लोग तय समय पर अपने बेटे बहू के घर पहुंच गए। सुबह 8 बजे ही उनकी ट्रेन दिल्ली पहुंच गई थी। विवेक स्टेशन पर अपने माता पिता को लेने पहुंच गया था। शारदा जी और द्वारका जी जब अपने बहू बेटे के घर पहुंचते हैं तो हाथ मुंह धोने के बाद वह अपनी पोती को लेने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाते हैं तो बहू समायरा को अपनी तरफ खींचती हुई कहती है, मां जी पूरा सफर तय करके आए हो, इतनी छोटी सी बच्ची है, पहले नहा तो लो, तब जाकर उसकी गोदी में खिलाना। पता नहीं कितने लोगों से मिली होगी, हाथों में कितने जर्म्स लगे होंगे। अपनी पोती को लेने के लिए बाएं हुए हाथ शारदा जी वापस खींच लेती हैं और खुद को ठगा सा महसूस करती हैं। पास में बैठे हुए द्वारका जी समझ जाते हैं कि बहू की बात शारदा जी को पसंद नहीं आई है, लेकिन वह बात बनाते हुए कहते हैं, हाँ शारदा बहू सही कह रही है, जाओ पहले तुम नहा लो, उसके बाद उसको खिलाना। इतना ही नहीं, शारदा जब भी अपनी पोती को खिलाने के लिए आगे आती तो बहू किसी न किसी तरह से उन्हें रोक लगा देती। माँ जी पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर लो, उसके बाद ही समायरा को गोदी लेना। बहू की टोका टाकी की वजह से अब उन्होंने अपनी पोती को गोद में लेना भी बंद कर दिया, क्योंकि जब देखो तब बहू उनको साफ सफाई को लेकर टोकती रहती है। कभी हाथों को सैनिटाइज करो तो कभी नहा कर आओ तो कभी पूरे हाथ धुल कर आओ। अब बताओ, खिलाने के लिए ही इतनी बंदिशें लग रही है तो कैसे मैं अपनी पोती को खिलाऊं। बेचारी मन मार कर अपनी नन्ही सी पोती को अब कम ही खिलाती, दूर से ही देखकर खुश हो जाती। 2 दिन बाद समायरा पूरे 1 साल की होने वाली है। एक बहुत बड़े होटल में बहू बेटे ने अपनी बेटी के जन्मदिन की ग्रैंड पार्टी दी है, जिसमें सभी लोग आए हैं। उसके मायके के, ससुराल के, ऑफिस के और आसपास के सभी लोगों को विवेक ने बुलाया है। जिस दिन पोती का जन्मदिन है उसी दिन बहू शारदा जी के पास आती है और कहती है, माँ जी आप इस कमरे को खाली कर दो, आज मेरे मायके से सभी लोग आने वाले हैं, उन लोगों को ये कैमरा देना पड़ेगा क्योंकि अटैक बाथरूम इसी रूम में है। आप तो दूसरे रूम में भी शिफ्ट हो सकती हैं, पीछे वाला रूम खाली है, आप उसमें शिफ्ट हो जाए। बहू पीछे तो सभी लोगों के दोपहर का खाना बन रहा है, उधर रूम में मैं कैसे जा सकती हूँ। वह रूम खाली जरूर है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें खाने पीने का सारा सामान रखा जाएगा, मैं उस रूम में कैसे रह पाऊंगी। ओहो मां जी, आप तो ऐसे नखरे दिखा रही हो जैसे हमेशा से ही साफ सुथरे कमरे में रहती आए हो। देखा है मैंने गांव का घर कैसा है, पूरे घर में सामान अटा पड़ा है, अगर इधर भी सामान वाले कमरे में रह लोगी तो क्या फर्क पड़ेगा। मेरे मायके वाले बार बार नहीं आते हैं, आप क्या चाहती हो मैं उनको पीछे कमरे में रख दूं। पास में रखे हुए बैग को उठाकर बहू पीछे वाले कमरे में रख आती है। बेचारी शारदा जी कुछ नहीं कह पाती। तब तक विवेक एक पर्चा लिए अपने पिताजी के पास आता है और कहता है, पापा यह मैंने पर्चा बना दिया है, पास में ही सब्जी मंडी है, जा करके सारी सब्जियां खरीद लो, अभी सुबह सुबह सारी सब्जियां ताजी मिल जाएंगे, रेट भी अच्छे लग जाएंगे, ज्यादा देर मत करो। थोड़ी देर में बहू के मायके वाले आ गए। पीछे वाले कमरे में शारदा जी अकेली बैठी है, ना तो उनसे कोई मिलने के लिए आ रहा है और ना ही खाने पीने के लिए पूछ रहा है। बहुत देर तक अकेले बैठी रहती है। अंदर आकर देखती है तो खाना बन गया और सभी लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन बहू ने शारदा जी को खाने के लिए बुलाया तक नहीं। ये बात शारदा जी को बहुत बुरी लगती है। वह अपनी बहू से कहती है कि बेटा जब सब लोग खाना खा रहे थे तो मुझे भी आवाज दे देती, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि खाना बन जाएगा तो मेरी बहू मुझे बुलाएगी। माँ जी अब इसमें बुलाने वाली क्या बात है, आपका ही घर है, कोई मेहमान थोड़ी हो जो मैं आपको बुलाने आऊंगी। भूख लगी है तो आकर खा लो, अब मेरे पास एक काम तो है नहीं जो मैं आपको बुलाती रहूं, 10 काम है उनको करूं कि आपकी खुशामद करूं। शारदा जी खाना अपने लिए खाना परोस ही रही थी, तब तक उनके पति भी आ जाते हैं। वह अपने पति के लिए भी खाना परोस कर दे देती हैं। खाना खाने के बाद वापस से कमरे में आकर बैठ गई। हाल में बहू के सभी मायके वाले बैठकर खूब बातें कर रहे हैं, हंस बतिया रहे हैं, लेकिन बहू ने एक बार भी नहीं कहा कि माँ जी इधर ही बैठो हम सब बैठकर बातें करेंगे, बल्कि जब बैठी थी तो बहू ने शारदा जी को काम पकड़ा दिया। खाने के बाद प्रियंका की माँ को चाय पीनी थी तो वह अपनी बेटी से चाय के लिए कहती हैं। प्रियंका अपनी सास से चाय बनाने के लिए कह देती।
हालांकि शारदा जी के लिए चाय बनाना इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि गांव में तो वह वैसे भी अपने सारे काम खुद ही करती हैं। तो थोड़ी सी चाय बनाना उनके बाएं हाथ का काम है। लेकिन जिस तरह से बहू और उनके मायके वाले उन पर हुक्म जता रहे थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वह चाय बनाकर अपने वापस से पीछे वाले कमरे में जाकर बैठ गई। शाम को सभी लोग होटल जाने की तैयारी करने लगे। होटल में पहुंचकर सभी कुर्सियों पर बैठे थे, तो उधर प्रियंका की मां शारदा जी सुनाती हुई कहती है, मैं तो अपनी पोती के लिए सोने के चूड़े बनवा कर लाई हूँ। आखिर मेरी बेटी की पहली बेटी है, इतना तो बनता है। मैंने अपने पति से कह दिया था मैं अपनी पोती को कुछ अच्छा सा ही उपहार दूंगी। प्रियंका अपनी माँ की बातों पर कभी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उसे अपनी सास के अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता था। केक काटने के बाद उपहार देने की बारी आई। सबसे पहले प्रियंका की माँ उसकी बेटी को सोने के चूड़े देती है। सभी बहुत तारीफ करते हैं। थोड़ी देर में शारदा जी भी अपने छोटे से पर्स से अपनी पोती के लिए चांदी की पायल निकलती हैं, और जैसे ही वह चांदी की पायल अपनी पोती को पहनाने के लिए आगे बढ़ती है, तो प्रियंका की मां बबीता चांदी की पायलों को हाथों में लेकर कहने लगी, यह क्या समधन जी, तुम चांदी की पायल लेकर आए हो? समधी जी सरकारी नौकरी करते हैं, तो क्या सोने के चूड़े नहीं बनवा सकती थी? अपनी पोती के पहले जन्मदिन पर सोने की चीज से नीचे तो कुछ देना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लगता है कि तुम तो अपनी पोती को चाहती ही नहीं हो, तभी तो इतनी पतली पतली चांदी की पायल दे रही हो। बबीता की बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग भी पायलों को हाथों में लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। ये सुनकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहू की माँ बार बार उनकी बेइज्जती की जा रही है, और इस बार तो उन्होंने हद कर दी। सबके सामने उनकी बेइज्जती कर दी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी लोग शारदा जी की पायल हाथ में लेकर देख ही रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी उनके पति द्वारका जी को बहुत गुस्सा आता है, और वह बहू की मां से गुस्सा करते हुए कहते हैं, अब चुप करो समधन जी, मैं कल से देख रहा हूँ बराबर मेरी पत्नी का अपमान किए जा रही हो। मेरी पत्नी आपसे कुछ नहीं चाहती, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसका अपमान करती रहेंगी। अगर हमने अपनी पोती को सोने के कंगन चूड़े दिए हैं, तो इसमें सुनाने की क्या बात है? और वाह बेटा, तुम भी बड़े आराम से अपनी माँ की बेइज्जती सुन रहे हो। तुम्हारी सास ने छोटे से सोने के कंगन दे दिए, तो तुम बड़े गर्व के साथ 4 लोगों में सुन रहे हो और अपनी माँ का अपमान होते देख रहे हो। लेकिन अभी 4 महीने पहले मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए थे इस घर को खरीदने के लिए। उसको तो तुमने किसी को नहीं बताया, और ना ही तुम्हारी माँ उन 10 लाख रुपए की बात कर रही है। बबीता जी की तरफ देखकर द्वारका जी कहते हैं, समधन जी शायद तुम्हें पता नहीं है, कुछ महीने पहले ही मैंने अपने बेटे को 10 लाख रुपए दिए थे। तो अब आप देख लो उन 10 लाख रुपए में मेरी पोती के लिए कितने जोड़ी सोने के कंगन आ जाएंगे। तुम्हारे जैसे सोने के कंगन उन 10 लाख में 10 जोड़ी खरीद सकता हूँ। एक जोड़ी सोने के कंगन देने पर तुम भरी सभा में समझ में मेरी पत्नी को इतना सुन रही हो। और धिक्कार है ऐसे बेटे पर जो बार बार अपनी माँ का अपमान सह रहा है। कुछ नहीं कहता है बेटा, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। इतना सब हो जाने के बाद कुर्सी पर बैठी शारदा जी, जिनकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे हैं, वह अपने हाथों के सोने के कंगन उतार कर अपनी पोती के पास जाती है और अपनी बहू के हाथ में अपने सोने के कंगन थमाते हुए कहती हैं, ये लो बेटा सोने के कंगन। मेरे सोने के कंगन में मेरी पोती के लिए 4 जोड़ी सोने के कंगन बन जाएंगे। इनको तुड़वा कर मेरी पोती के लिए सोने के चूड़े बनवा देना। तभी पास में खड़ी हुई द्वारका जी की बहन शोभा जी कहती है, ये तुमने सही नहीं किया बहू, अपनी सास का अपमान पर अपमान किए जा रही हो। विवेक जी को देखकर कहती है, विवेक तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पापा ने किन परिस्थितियों में तुम्हें पढ़ाया है। एक सरकारी नौकरी में पूरा घर चलाया, तुम्हें पाया और उसके बाद तुम्हारे लिए घर खरीदने में भी मदद की है। 10 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। उन्होंने ये 10 लाख रुपए कैसे जुटाए होंगे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन इसका एहसास तुम्हें नहीं है। कभी तुमने उनकी परिस्थितियों के बारे में सोचा है? शायद उनके पास पैसे नहीं होंगे, इसीलिए वह सोने के कंगन नहीं ला पाएंगे। तुम तो अच्छी नौकरी करते हो, तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए सोने के कंगन बनवा कर दे देते और अपने ससुराल वालों से अपनी माँ की बेइज्जती होने से बचा सकते थे। द्वारका जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, चलो शारदा, अब हमें इधर रुकने की जरूरत नहीं है। जिस जगह पर तुम्हारा इतना अपमान हो उधर मैं एक पल भी नहीं ठहर सकता हूँ, भले ही वह बहू बेटे का घर क्यों ना हो।
मैंने तुमसे पहले ही इधर आने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी पोती के मोह की वजह से हम आ गए। पीछे से द्वारका जी की बहन शोभा जी भी चल पड़ती है। कहती है जहां मेरे भाई का अपमान हो वहां मैं भी नहीं ठहर सकती। अपने माता पिता और बुआ को इस तरह से जाता हुआ देखकर विवेक उनको रोकने की कोशिश करता है। कम से कम आप लोग खाना खाकर तो जाए। नहीं बेटा, मुझे घर की चाबी दे दो, हम आज रात की ही ट्रेन पकड़कर अपने घर वापस जाएंगे। तुम्हारे घर भी नहीं रखेंगे, तुम्हारा घर और दिल दोनों ही हमारे लिए छोटे पड़ जाते हैं। तुम अपने मायके वालों के साथ खुशी रहो। मुझे अपनी पोती से मिलना था, उसको आशीर्वाद देना था, वह दे दिया। अब मैं इधर का एक खाना टुकड़ा भी नहीं खाऊंगा। इसके बाद द्वारका जी अपनी पत्नी और बहन के साथ जन्मदिन की पार्टी से वापस आ जाते हैं और अपने घर के लिए चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद पार्टी में आए सभी रिश्तेदार और आसपास के लोग प्रियंका की मां को तरह तरह की बातें सुनाने लगे और प्रियंका को भी कहने वालों की कोई अपनी सास ससुर के साथ ऐसे व्यवहार करता है क्या? उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, इतने सारे पैसे दिए हैं, उनको तो तुमने किसी को नहीं गिनाया, ना ही बताया। बेचारी शारदा जी अपने हाथों के सोने के कंगन तक उतार कर अपनी पोती को दे गई, लेकिन अपनी मां के छोटे से सोने के चूड़े को प्रियंका ने जग जाहिर कर दिया। तुम्हें अपनी सास ससुर का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए था। भरी महफिल में विवेक और प्रियंका लज्जित हो गए। उनके पास कोई भी जवाब नहीं था जो वह लोगों के मुंह बंद कर पाते। सच में उन्होंने जो किया था वह सही नहीं किया था। दूसरी तरफ प्रियंका की मां बबीता भी अपना मुंह लटकाए दूसरी तरफ खड़ी है, चुपचाप से अब लोगों के ताने सुन रही हैं। तो दोस्तों, हमारे माँ बाप हमें कितना देते हैं ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और किसी दूसरे को आकर इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। माँ बाप के पास जितना होता है उससे ज्यादा ही वह हमारे लिए करने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी चांगली वाटली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण तुमचा एक सबस्क्राईब माझ्यासाठी एक लाखाचा आहे।